सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 2 देख रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे, ये वाला ऊपर वाला पूरा एरिया हो गया हमारा, हम थोड़ा नीचे आते हैं, इस इलाके पे आते हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं उत्तरी मैदान। ये मैदान मतलब बिल्कुल सपाट आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सपाट है। अब इसमें ये जो उत्तरी मैदान है इसमें 3 अलग अलग या कहें नदी प्रणालियां हैं। नदी प्रणालियां यानी नदी तंत्र, जहां से भी पानी आप जैसे आपके घर में जब आप वॉश बेसिन में पानी डालते हैं तो वो एक नाली में जाता है, नाली से वो बड़े बाहर के नाली में जाता है, फिर वहां से वो सीवरेज में जाता है। तो इसी को हम नदी की प्रणाली कहते हैं। ये पूरा तंत्र बन गया ना। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां मतलब होती है जो इन नदियों में आके मिलती है, सहायक नदियां ये होती है, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये जो मैदान है ये क्योंकि जो नदी आ रही है वो अपने साथ बहुत अच्छी मिट्टी लेके आ रही है, तो इसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये बार बार जो चीज हुई इतने समय से हुआ, इसलिए यहाँ पर ये जो मैदान है इतनी सारी मिट्टी अच्छी आई कि उपजाऊ मैदान बन गया। तो इसका जो विस्तार अगर देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है उत्तरी मैदान। मैं इस इलाके के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला इलाका। जस्ट आप ये समझ लीजिए, ये जो हमने पहाड़ के बारे में बात करी है उसके नीचे आ जाइए, बस वो इलाका है ये। तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 24,000 किलोमीटर लंबा। और ये अगर चौड़ाई इसकी यहाँ से इधर तक चौड़ाई देखें तो ये 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा जो इलाका है उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या क्यों है? क्योंकि पानी अवेलेबल है, जमीन अच्छी है, उत्पादक जमीन है, जलवायु अच्छी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत ठंडी जलवायु मिलेगी। पहाड़ों में कैसे रह पाएंगे आप? रहते हैं लोग फिर भी, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ है। तो ये जो इलाका है ये रहने के लिए बड़ा अनुकूल है। अब क्योंकि उत्तरी पर्वत में मैंने जैसे बताया स्नो है हमेशा, तो नदियां वहां से आती हैं। और होता ये है कि यहाँ पर पहाड़ी आप देखें 8,000 किलोमीटर, फिर आपकी थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई। तो जब पानी यूं आता है और उसके बाद जैसे उत्तरी मैदान में आता है तो पानी बड़ी वेग से आता है और धीरे धीरे यहाँ एकदम शांत हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका कारण ये है कि जब पानी धीरे हो जाता है तो यहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप क्या होते हैं? जिसके आसपास पानी हो। तो अगर नदियां ऐसे चले, यूं नदी चले, यहाँ पानी इस तरीके से आए और यहाँ पर टापू बन जाए, तो इसे हम कहते हैं नदीय द्वीप, नदी द्वीप। और होता यह है कई बार कि जैसे आप बहुत सारी गाद या मिट्टी लेके ये नदी आ रही है और यहाँ पर बहुत सारी गाद जमा हो गई, तो ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। ऐसा या तो ये इस तरीके से कर देगी या पूरा का पूरा डायरेक्शन भी चेंज कर देगी। इस तरीके से भी ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वितरिकाएं बन जाती है। इसको हम कहते हैं वितरिकाएं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे ये नदी मेन आ रही है, इसमें जो आके मिल रही है ना, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये नदी अगर इस तरीके से आ रही है और इससे निकल रही है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो अब हम उत्तरी मैदान को भी जरा भाग में बांट लें ताकि इसको समझना आसान हो। तो उत्तरी भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पंजाब का मैदान, मतलब ये जो इलाका है यहां से शुरू करते हैं, ये इलाका पंजाब का मैदान हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो गंगा का मैदान हो गया। फिर आखिरी में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। पंजाब का मैदान जो है ये आप सबसे उत्तर में चले जाए, मतलब हमारे सिंधु जो नदी मैंने दिखाया था और उसकी जो सहायक या कहे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उनके द्वारा बनाया गया जो मैदान है, और बहुत बड़ा भाग इसका पाकिस्तान में, इसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं। ऐसे गंगा के मैदान के बारे में बात करें तो घग्गर और तीस्ता, इन नदियों के बीच में जो मैदान है उसको हम कहेंगे कि ये गंगा का मैदान है। ये उत्तरी भारत में की जो राज्य है जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये इसी पार्टीशन में, इसी विभाजन में आते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम, खासतौर पे असम में सीमित है। तो इसको मैं अगर इस डायरेक्शन से आपको बताऊं तो यहाँ पर इसको ऐसे बताता हूं। ये जो यहां से यहां तक है, क्योंकि मैंने बताया कि नदियों के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया गया है। जैसे घग्गर नदी है और ये 3, तो एक इलाका ये हो गया, एक इलाका ये हो गया, एक इलाका ये हो गया। 3 इलाके हैं जिसको हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। और ये 3 विभाजन आप देख भी रहे हैं कि ये 3 विभाजन हो गया आपके, जिसको हमने कहा कि एक आपका पंजाब का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, उत्तरी मैदान जैसे मैदान है लेकिन वो मैदान नहीं है, वो समतल नहीं है, उसमें बहुत सारे उच्चावाच है, ऐसे करके वो एंडुलेशंस है। कहीं वो बहुत प्लेन है, कहीं पे वो कम प्लेन है, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं है, इसलिए वो अभी भी किस श्रेणी में आता है? मैदान की श्रेणी में आता है।
अब आकृति की भिन्नता के आधार पे अगर देखें तो आकृति भिन्नता के आधार पे हम जो उत्तरी मैदान है उसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक आकृतिक भिन्नता, ये हमने कैसे किया, ये जो विभाजन था वो एरिया के हिसाब से था। अब हम जो शेप है उसके हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर जो है, जब नदियां नीचे की तरफ आ रही होती है शिवालिक की ढाल पर, 8 से लेकर 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है उसमें गुटिका का निक्षेपण करती है, यानी कि चीजें आके ठहरती हैं, उसे भाबर कहते हैं। और तराई जो होता है, भाबर के दक्षिण में जो नदियां हैं वो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। और भांगर जो हुआ वो पुराने जलोढ़ से बना उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, जिसे भांगर कहते हैं। और खादर जो है वो बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ऐसे बताता हूं आपको। ये आपकी हो गई शिवालिक। ठीक, शिवालिक से जब नदी नीचे आई यहां से, तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक तो जो ये जमीन है इसको भाबर कहते हैं। नीचे और आ जाइए तो यहाँ, अच्छा, ये जो नदियां हैं, जो पानी का एरिया है वो एकदम से खत्म होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके ये दलदली क्षेत्र आ जाते हैं, जिसे तराई कहते हैं। और आगे आ जाइए तो भागर, और आगे आ जाइए जो नया नया बना हुआ है उसे खादर कहते हैं। कुछ शब्द आए हैं इसमें, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा कि लोग यहाँ रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, यानी आइलैंड, रिवर आइलैंड है। दोआब का अर्थ होता है जैसे एक नदी यहाँ गई, एक नदी यहाँ गई, तो इसके बीच में जो इलाका होता है उसको हम दोआब कहते हैं। आब, दो मतलब टू, आब मतलब जो नदी है। तो इसी तरीके से अब पंजाब का नाम कैसे होगा, पंज, पंज प्लस आब। तो आब तो क्या हो गया, नदियां, पंज मतलब 5 नदियों के बीच में पंजाब है, इसीलिए इसका नाम पंजाब है। अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या है और कैसे, पठार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। ये ऐसे मेज के आकार पर, जैसे क्रिस्टल हो गया, आग्नेय रूपांतरित, यानी कि आप इग्नियस रॉक के बारे में बात करें, क्रिस्टल रॉक के बारे में बात करें, वो सारी चीजों से जो बना हुआ जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ वाले जो क्षेत्र में बता रहा हूं आपको, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि उत्तरी मैदान हुआ, अब प्रायद्वीपीय पठार पे हम आ गए हैं। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके अपवाह यानी उसके ड्रेनेज के कारण बना था। ये कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। इसके 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मतलब आपने हिमालय देख लिया, अब उत्तरी मैदान हो गए। अब हम तीसरा जो ये वाला भाग है, इसको हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन ये जो पूरा है प्रायद्वीपीय पठार है, ये 2 भाग में डिवाइड है। यानी कि एक भाग जो ऊपर का है, नर्मदा नदी से ऊपर का भाग, नर्मदा नदी ये हो गई, इसके ऊपर का भाग, और उत्तरी मैदान के नीचे वाला भाग, इसको हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि, सेंटर हाईलैंड। और नीचे वाला जो है ट्राइंगल वाला इलाका, यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि के बारे में बात करते हैं। मध्य उच्च भूमि क्या हुआ, जैसे मैं हिंदुस्तान को ऐसे करके आपको दिखाऊं, तो यहां पर ये उत्तरी मैदान के नीचे ये वाला जो इलाका है, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी से उत्तरी मैदान तक ये जो इलाका है, ये मध्य उच्च भूमि है। इसके नीचे का इलाका जो है वो दक्कन का पठार है। बस ये ध्यान रखिएगा। तो मध्य उच्च भूमि का इलाका मैंने आपको बताया, ये जो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी अभी मैं दिखाऊंगा, उसके ऊपर वाला जो भाग है, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ, उसे हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं। जो विंध्याचल वहां पर है, विंध्याचल जो श्रृंखला है, वो दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ के मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली जो श्रृंखला है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से जाके मिल जाता है। और यहाँ जो नदियां बह रही हैं उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन कौन सी नदियां बहती है मध्य उच्च भूमि में? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और जो मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण हो जाती है। इसको आपको दिखाता हूं कैसे कैसे क्या क्या है। इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है उसके को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्व के विस्तार में दामोदर नदी द्वारा जो अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। इसके लिए मुझे आपको उस मैप पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मैप के इसमें केवल थ्योरी पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आप देखें ये जो भाग है, अब देखिए ये आपका दक्कन का पठार मैं बता रहा हूं, लेकिन ये जो
ये जो इलाका था वो हिमालय है, उसके नीचे उत्तरी मैदान है, उसके नीचे का जो इलाका है नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी ये दिख रही है, इसके ऊपर मध्य उच्च भूमि है। मध्य उच्च भूमि का सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये वाला इलाका, ये कि छोटा नागपुर का पठार इसी में आता है। यहाँ पर अरावली श्रेणी से ये रुकता है, नीचे विंध्याचल श्रेणी है। मतलब ये वाला इलाका अरावली श्रेणी, विंध्या श्रेणी, छोटा पठार, ये। और साथ में नदियों की भी बात की मैंने, ये नदियां आपको दिख भी रही है यहाँ पे, ये नदियां इसमें है। अब हम जाते हैं नीचे, इस नर्मदा नदी के नीचे जाएंगे, इसे कहेंगे हम दक्कन का पठार, दक्कन पठार। तो दक्कन के पठार पे आ जाते हैं। तो दक्कन का पठार क्या कहेगा? दक्कन का पठार ये कहता है कि ये एक त्रिभुजाकार है, यानी कि ये ट्रायंगुलर शेप में है। और जो ट्रायंगुलर शेप में है, नर्मदा के नीचे है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है कि नर्मदा के ऊपर मध्य उच्च भूमि, नर्मदा के नीचे आपका दक्षिण का पठार। और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर कौन सी जगह है ये भी आपको दिखाऊंगा मैं, सतपुड़ा के श्रृंखला है। और जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकॉ श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। दोनों डायरेक्शन आप अभी देखेंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर थोड़ा कम ढाल वाला है। अगर ये ऊंचा है और नीचा है तभी तो नदियां बह रही है नीचे। अभी आप देखेंगे सारी नदियां वहीं जाके बहती है। ये जो पठार है, दक्कन का पठार, एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं। ठीक, यह एक भ्रंश के द्वारा, भ्रंश मतलब होता है थोड़ा मूवमेंट के कारण, छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। यह आपका दक्षिण का पठार हो गया। अब मैं इसको जरा इधर ले जाता हूं आपके, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हम किस जगह की बात कर रहे हैं। अब हमें आते हैं दक्कन के पठार पे। दक्कन का पठार देखिएगा आप, ये जो इलाका है दक्कन का पठार है, इसके बारे में बहुत तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन ये दक्कन का पठार यहाँ तक भी जाता है। देखिए ये पूरा जा रहा है, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ तक जा रहा है। ये इलाका भी इसी में आता है, ये इलाका भी इसी में आता है। तो ये जो ट्राइंगुलर है ना नर्मदा नदी के नीचे, और ये ऊपर यहाँ थोड़ा ऊंचा है, यहाँ नीचे है, इसलिए आप सारी जो नदियां देखेंगे ना, जितनी गोदावरी, कृष्णा, सब यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज की, जो एक पार्टीशन है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये तो हमने देख लिया। अब हम जरा ऐसे करते हैं, ये वाला जो सी कोस्ट है और ये वाला जो सी कोस्ट है, दोनों अलग अलग है ना, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी घाट, इसको हम बोलेंगे पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट यानी कि जो ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। इससे पहले अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में अंतर जो है बहुत पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट और दक्षिणी जो पूर्वी घाट है, इसको समझिएगा, ये दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी भाग में, मतलब ये जो आपका पठार है ना दक्कन का पठार, उसके लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। तो इसको समझिए, थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं। जो पश्चिमी घाट है, मतलब जो बाएं हाथ का इलाका है, दक्षिणी पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है, ये आपके पूर्वी सिरे पर है, मतलब दक्कन पठार के। अब पश्चिमी घाट में ये बिल्कुल सतत है, यानी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक जगह एक जैसा है, और केवल दर्रों से आपको, मतलब अगर कहीं जगह है तो उससे पास किया जा सकता है। लेकिन पूर्वी घाट में क्या है कि बहुत सारी नदियां बह रही हैं, और नदियां जो है इस कारण से वो कटा फटा दिखाई देता है आपको। यह जो पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है, लेकिन पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। इसलिए आप देखते हैं कि ऊपर से, यहाँ से पश्चिमी घाट से बहुत सारी जो नदियां हैं वो पूर्वी घाट यानी कि अरेबियन सी के साइड से उठ के वहां से कहाँ जाती हैं, ये जाके सब जाके बंगाल की खाड़ी में जाके पानी वहां बहता है या फिर मिलती है। पश्चिमी घाटी में गर्मियों में पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि पूर्वी घाट में ज्यादातर शीत ऋतु में वर्षा होती है। एक और अंतर है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, इसीलिए जो अनाईमुडी और जो डोडा बेटा, ये जो है आप शिखर आप इसमें देखेंगे, मतलब कि ये हाइट बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर पहाड़ जो है और यहाँ जो पहाड़ है उसमें अंतर है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है पहाड़ों की। ये जो पूर्वी घाट है, इसमें जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए, यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है, इसलिए नदियां यूं बहती है। भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे आप, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, तो अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर थार है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि बालू के टिब्बे हैं। 150 मिलीमीटर केवल वर्षा होती है। शुष्क जलवायु है, मतलब ड्राई जलवायु है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। केवल एक ही नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, लूनी नदी है। और बरकान, ये अर्ध चंद्राकार बालू का टीला इस तरीके से बनता है।
अर्धचंद्राकार बनाऊंगा जरा, ऐसे करके बनता है। ये जो बालू का टीला है इसका विस्तार बहुत सारे क्षेत्र में है, लेकिन कहीं कहीं आप लंबवत यानी कि वर्टिकल, इस तरीके से वर्टिकल भी आप देख सकते हैं, कई जगह ऐसा आपको मिलेगा। तटीय मैदान पे आते हैं। तटीय मैदान यानी जब तट की बात कर रहे हैं आप, अब आप आ गए कोस्ट पे। तो यहाँ पर कोस्ट पे जो मैदान होते हैं, मतलब जहां पर आपको समुद्र या पानी मिल रहा है, उस इलाके में जो मैदान है, तो कहां कहां तक है हम लोग यहाँ पर देखिए, ये अरेबियन सी से लेकर हम यहाँ तक बंगाल की खाड़ी पूरा इलाका है हमारे पास। तो इस मैदान को हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहले तो हम जाते हैं इस वाले इलाके पे, ये लेफ्ट की बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहां से लेकर यहां तक इलाका जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक है, इसको हम कहते हैं पहला भाग। ये मैदान हम 3 भाग में बांट रहे हैं, तो इसको हम कोंकण कहेंगे। यहां से लेकर यहां तक कोंकण, फिर यहां से ये लेकर यहां तक यानी कि मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहेंगे। फिर यहां से लेकर यानी कि दक्षिणी भाग को यहाँ तक, जहां तक हम आ गए, यहां से लेकर नीचे तक, इसको हम कहेंगे मालाबार। ये लेफ्ट वाला पार्टीशन हो गया। जरा इधर पे आइए, दाएं हाथ पे आइए। ये बंगाल की खाड़ी के साथ एक बहुत विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है। इस जगह पे मैदान चौड़ा और समतल है, और इसको हम जो नीचे वाला भाग है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। जैसे ये आपका मालाबार है, ये आपका कोरोमंडल, नीचे का भाग बता रहा हूं। और जितनी भी आप बड़ी बड़ी नदियां की बात करेंगे, चाहे गोदावरी करें, कृष्णा की करें, कावेरी कहें, ये बहुत बड़ा बड़ा तट यहाँ पर बनाती हैं। तट भी बनाती है, साथ में डेल्टा थोड़ा बहुत भी बना देती है। और जो यहाँ पर एक उड़ीसा में, यहाँ पर एक गोदावरी नदी के पास एक चिल्का झील है। ये बहुत बड़ा लक्षण है, चिल्का झील। मैं चाहूंगा कि एक बार आपको उधर और ले जाऊं, ताकि मैं जो भी हमने देखा वो मैं आपको दोबारा बता दूं। तो फिर से समझिए कि आपको कौन कौन सी जगह मैंने बताई। यहां से यहां तक ये कोंकण इलाका है। फिर उसके बाद नीचे आपका ये कोंकण हो गया, गोवा तक, मुंबई से गोवा तक। उसके बाद आपका एक और इलाका आया जिसे कन्नड़ क्षेत्र कहते हैं, कन्नड़ इलाका हो गया, या कन्नड़ तट कहेंगे। ये मालाबार तट, ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर चिल्का लेक है, उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक आती है, ये बहुत फेमस है। और जितनी नदियां देखिए, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, जितनी कावेरी, सब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब यहीं जाके गिर रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन होती हैं। अब आते हैं हम द्वीप समूह पे। तो अब द्वीप समूह जो केरल से के मालाबार तट के पास, यहाँ पर इस जगह पे आपका जो द्वीप समूह, इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये प्रवाल से बना हुआ है, छोटे प्रवाल से बना हुआ है। और ये प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल पॉलिप्स, ये जीव है। और ये क्या है? कैल्शियम रिलीज करते हैं। और जब ये मर भी जाते हैं, जब इनका, तो ये आपस में मिल के एक कोरल यानी एक वाइट पदार्थ का या एक वाइट हार्ड मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं, और इसी को हम प्रवाल कहते हैं। इसलिए प्रवाल द्वीप है। तो ये प्रवाल वाला द्वीप है। कौन सा? आप मालदीव की बात कर रहे हैं। पहले जो मालदीव था, इसका नाम मालदीव नहीं था, ये 1973 में नाम बना है इसका। और केवल इसका जो एरिया है, बस केवल 32 वर्ग किलोमीटर है इस लक्षद्वीप का। कवरत्ती इसकी राजधानी भी कह सकते हैं, और जो प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका सेंटर है, वो यही है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पिटली द्वीप। क्या नाम है? पिटली द्वीप। और यहाँ पर आदमी तो नहीं रहते, लेकिन ये पक्षी अभ्यारण्य है। इसकी बात हो गई। जरा इधर पे आते हैं, अंडमान निकोबार पे आते हैं। अंडमान निकोबार जो है, ऊपर वाला जो इलाका, जैसे 10 डिग्री पे डिवाइड होता है, 10 डिग्री पे क्या ऊपर वाला इलाका हम कहते हैं कि अंडमान है, नीचे वाला इलाका आपका निकोबार है। और ये बहुत सारे द्वीप है इसमें, और इसको अंडमान निकोबार में बांटा गया है। और इसको ऐसा माना जाता है कि समुद्र के अंदर ये पहाड़ है, ऐसे समुद्र है और पहाड़ है। तो अगर आप अंडमान निकोबार कभी जाएं, देखेंगे आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे, ये सारे इस तरीके से पहाड़ दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग हमारी जो आकृतियां हैं, आप ये देखिए, चाहे हम पर्वत की बात करें, ऊपर के इलाके में हमको पर्वत मिलता है, उसी से जल आता है, इसलिए उत्तरी मैदान में हमारे जल भंडार है। और नीचे के पठारी भाग में आएंगे तो वहां आपको खनिज मिलता है, इसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। और नीचे की तरफ आए, इस जगह पे आए, तो आपको मछलियां, मत्स्य तटीय क्षेत्र में मछली से रिलेटेड या फिर सी फूड से रिलेटेड काम होता है। तो हर जगह पे लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीजें जीविकोपार्जन के लिए किया है। और हमारा इतना विविधता भरा देश है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाती है अलग अलग। आपको विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे आपको सारे स्थलाकृतियां मिल जाएगा। यानी कि मरुस्थल भी यही मिलेगा, पहाड़ भी यही मिलेगा, सरोवर भी यही मिलेगा, और सी कोस्ट भी यही मिल जाएगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।